एक बयान आपको और आज सुनाता हूं बंगाल का, फिर आगे बढ़ेंगे। ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का बयान। आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई बंगाल में। सेंटर की कोई स्कीम बंगाल में नहीं चलती थी, ममता जी लागू नहीं होने देती थी। आयुष्मान भारत योजना अपने किस्म की भारत में पहली और सबसे बड़ी योजना है जिसमें यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा कवरेज दिया गया है 5 लाख तक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का। आप केवल सुनिए वो क्या बता रहे हैं, कैसे इन्होंने कहा ममता बनर्जी से कि ये स्कीम लागू कर दीजिए, लोगों के भले की है। ममता जी ने कैसे मना किया, और उतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि अभी स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो हमने पोस्ट ऑफिस से डाक के जरिए तमाम घरों में जहां जहां भी हम भेज सकते थे पर्चे भेजे कि ये स्कीम है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, अपना एनरोलमेंट इसमें करा लीजिए। हमें एनरोल तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, तो जानकारी देने के लिए उन्होंने कहा। उस चिट्ठी का क्या हश्र हुआ, ये भी सुनिए। जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है। मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, पीएम जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोस्ट ऑफिस से उन चिट्ठियों को लेकर के फाड़ करके नालियों में बहा दिया गया, ताकि जनता को पता भी ना चले कि उनके लिए कोई इस तरीके की स्कीम आई है। अब उस समय मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ममता दीदी ये जनता के लिए है, इसके बारे में आप सोचिए ना, होबे ना होबे ना होबे ना। हमने कहा होबे होबे होबे। और ये हुआ। आज वो आई हुई हैं, देखा होगा आपने उनकी तस्वीर, नहीं देखा हो तो शाम को जरूर न्यूज में देख लीजिएगा। हौबे ना वाले का क्या हाल होता है और हौबे वाले कैसे खड़े होते हैं, ये पता चला। पहली बात तो ये स्कीमों का टकराव ही ठीक नहीं है। राज्य की स्कीम चलेगी, सेंटर की नहीं चलेगी। अरे भाई, सेंटर वाले भी अगर फंड दे रहे हैं, उसके अंदर कोई बड़े और वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, क्यों नहीं आप दोगे? दो अपनी स्कीम को उसमें मर्ज कर दो या दोनों लागू करो भाई। तुम्हें बीजेपी की बड़ी अच्छी आदत है। लेकिन ये जो उन्होंने बताया कि उसकी जानकारी देने वाले पैम्फलेट फाड़ के फेंक दिए, टीएमसी वालों ने घर ही नहीं पहुंचने दिए। ये नेचुरली वो ये करते ही थे कि भाई सेंटर स्कीम लागू ना हो जाए। मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगा, बीजेपी की ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो राज्यों की स्कीम से भी मतलब इंस्पिरेशन लेके बाकी स्कीमें, जैसी ये आयुष्मान भारत योजना, इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो भामाशाह जो योजना थी, स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान की, उससे इंस्पिरेशन लिया गया था। 2015 में वो आई थी, 2018 में जो है ये आयुष्मान योजना आई थी। तो बीजेपी की आदत है कि वो अच्छी स्कीमों को उठाकर उससे बेहतर स्कीम बनाकर लोगों के पास लेके जाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन टीएमसी ने जो किया कि जो लाभ केंद्र की योजनाओं का राज्य के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने दिया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसके कारण लोगों की एक परेशानी बढ़ी, उनका नाराजगी भी इस कारण से बहुत ज्यादा बढ़ी। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी अरविंद जी ने दिल्ली में भी लागू किया। मेरे ख्याल से यही 2 स्टेट थे, कांग्रेस के स्टेट्स ने लागू किया। बिल्कुल। हाँ, तो कांग्रेस तो इन प्रिंसिपल जो फायदे में स्कीम के साथ थी और ऐड किया, जितनी आयुष्मान योजना जितना पैसा देती थी स्टेट ने, कई स्टेट ने उन्होंने ऐड कर दिया कि अच्छा इससे ज्यादा इसमें मिले। योजना को उस तरह से अब सर ये बड़ी बात, अब ये सारे घटनाक्रम जो हो रहे हैं ये किस लिए? बीजेपी इनका साथ ले रही है तो कौन सा बड़ा काम इसको करना है? अब ये पब्लिक जानकारी है कि बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तीनों काम करना चाहती है 2029 के इलेक्शन से पहले 2029 में इनके साथ चुनाव में जाना चाहती है, इनको लागू करा करके। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि ये काम शायद ये बिल जो है मानसून सेशन अगले महीने जो शुरू होने वाला है 3रे हफ्ते में, उसमें भी ये काम किया जा सकता है। नंबर पूरे होने चाहिए। नंबर कहां तक पहुंचे, आप इस कहानी को जरा सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि ये सब बीजेपी के लिए क्यों इतना जरूरी है। अब 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, ये बात सबको मालूम है। अब कहां तक गणित पहुंच गया इसका एक आपको मैं आंकड़ा जो है पेश करता हूं, आपकी स्क्रीन पर इसके डेटा जो है वो आएंगे, क्योंकि मैं भी कल से सोच रहा था कि कैसे होगा। एक आर्टिकल पढ़ा तो पता लगा कि ये काम तो भाई लगभग सा इनका बीजेपी का बन गया है। देखिए 543 लोकसभा सीटें, 2/3 बनता है 362, इसमें से 3 सीटें अभी खाली हैं, तो ये आंकड़ा 360 पर ऑलरेडी आ गया। ये चाहिए 2/3 लोकसभा में।
एनडीए के पास 293 हैं, 22 मिला दीजिए टीएमसी के तो ये 315 हो जाएगा। इसमें अगर डीएमके के 22 जोड़ देंगे तो ये 337 हो जाएगा। ये दोनों काम लगभग हो चुके हैं, डीएमके भी लगभग इसमें जो है वो तैयार हो चुकी है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी हैं, ये भी चर्चाएं हैं, समीर जी बताएंगे इसके बारे में आपको। तो ये संख्या हो जाएगी 343, 343 कितने मैंने आपको बताया चाहिए 360 और 343 पर सरकार को लगता है कि वो अभी ऑलरेडी है। अप्रैल में जब ये विधेयक लाया गया था संसद में तो बीजेपी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में पड़े थे 298, मतलब वो एनडीए के 293 से 5 ज्यादा थे, वो भी इसमें जोड़ लीजिए तो वो हो जाएगा संख्या 348। फिर याद दिला रहा हूं जाना कहां है 360, बचे कितने, दूरी कितनी, केवल 12 की दूरी बची हुई है। और वो 12 बीजेपी को लगता है निर्दलीय वगैरह और सब छोटे दल कुछ एक आध लोग साथ में आ जाएंगे। डीएमके एब्सेंट हो जाएगी ना सर, कोई एब्सेंट हो जाएगा तो भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त प्रेजेंट जो लोग थे पार्लियामेंट में वो 528 थे और उस हिसाब से अगर देखिए तो अगर उस वक्त पास कराना होता तो बहुमत केवल 352 था। 348 सरकार मान के चल रही है हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ये काम जो है लोकसभा वाला लगभग सरकार को लगता है कि हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर एनडीए 150 के आंकड़े के पास पहुंच चुका है, एक 164 जो है वहां पर उसको चाहिए। बीजेपी को लगता है कि काम राज्यसभा क्यों साथ है, उसने डिलिमिटेशन का विरोध किया। सर डीएमके सबसे पहले पास पब्लिकली कोई नहीं बोला, लेकिन उनके पूर्व मंत्रियों के हवालों से खबरें छपी हुई हैं जिनको उनको कोट किया गया है कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इशू बेस्ड है ना, यस नो नो जिस चीज पे डिलिमिटेशन बिल पे बात किया, डिलिमिटेशन पे यस, इस बिल पर उन्होंने जाएगा ना डीएमके विरोध में। हमें सरकार संतुष्ट कर देगी, डिलिमिटेशन का नुकसान नहीं है तो हम साथ दे देंगे। सर डीएमके, मैं बता रहा हूं सरकार को इस बात का एश्योरेंस डीएमके ने दे दिया है कि ये जो 50% राइज कर रहे हैं आप, उससे हम मान जाएंगे। तो यही तो बिल तो डीएमके बुलाए सबसे थे। पहले आने वाला है उनके साथ इस बिल पर।